हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक नई हॉरर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी लिखी है रिहाना प्रवीण जी ने, जिनकी पहले भी दो कहानियाँ केमिस्ट्री लैब और पुश्तैनी कोठी आप सुन चुके हो और अपना बहुत सारा प्यार उन स्टोरीज पर दिखा चुके हो। उन्हीं की एक नई स्टोरी डायन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर दीजिए। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यह उस समय की बात है जब मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और दो बड़े भाई थे, कुणाल और गौरव। इनके अलावा मेरी एक बड़ी बहन भी थी, दिव्या। वो मुझसे बस 2 साल ही बड़ी थी। परीक्षा देने के बाद मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बड़े भाई कुणाल की शादी होने वाली थी और कुछ दिन बाद हमें अपना घर भी चेंज करना था। नए घर में जाने की खुशी और भाभी के आने की खुशी में मुझे कोई सुध ना रहती। घर में एकदम खुशी का माहौल था, चारों तरफ मेहमान और शोर शराबा। ऐसा लग रहा था कि वो पल बस वहीं रुक जाता। लेकिन कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। एक तरफ मेरे भाई को सेहरा पहनाया जा रहा था और उधर बारात में जाने के लिए सभी लोग तैयार थे। तभी पिताजी की आवाज आती है, बारात कल लेकर जानी है क्या? जल्दी चलो वरना देर हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में सब भाभी को लेने निकल जाते हैं। हम कुछ यूं ही आधी रात से पहुंचे होंगे कि हमारी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। सभी लोग कार से नीचे उतर जाते हैं। दोनों तरफ से घना जंगल, चिड़ियों के चहचहाट और सड़क पर एक एक करके गुजरती गाड़ियां एक अजीब वातावरण बना रही थी। जंगल में अनहोनी का भी डर था। ड्राइवर और मेरे मामा जी का बेटा मैकेनिक देखने के लिए निकल गए। मामा जी कहते हैं, तुम सब चिंता मत करो, कार जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम लोग कार में आके बैठो। मैं, मेरा कजिन, कुणाल भाई और बुआ जी हम सब कार में बैठ जाते हैं। तभी 2 बिल्ली तेज आवाज के साथ लड़ती हुई कार के पास आती हैं और हम लोग डर से उछल जाते हैं। मामा जी उनको भगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में मैकेनिक आ जाता है और कार ठीक करके जाने लगता है और कहता है, साहब यहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करिए, रास्ता ठीक नहीं है। शाम होने के बाद चोरों का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, हम अब निकल ही जाते हैं, लेकिन तुम्हें ही आने में देर हो गई। मेरी बुआ जी कुछ पुराने ख्यालात की हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा घबरा गई और बोली, हे भगवान, इस तरह शादी के दिन कार खराब होना, बिल्ली का आना और वो मैकेनिक की बातें, मेरा तो जी घबरा रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे बुआ जी, क्या तुम भी, आजकल इन बातों को कौन मानता है, अशुभ अशुभ कुछ नहीं होता, कुणाल कहता है। तभी मेरे मामा जी का लड़का रितेश जोर से हंसता है और कहता है, इससे और ज्यादा बुरा क्या होगा बुआ जी, आज कुणाल भाई बलि के बकरे बनने जा रहे हैं, अब तो ये भाभी जी के गुलाम बन जाएंगे। रितेश की बात पर सब हंसने लगते हैं और यूं ही बातों बातों में रास्ता कट जाता है। समारोह बहुत अच्छी तरह निपट जाता है। घर वापस आकर गृह प्रवेश के लिए भाभी जी को अंदर आना होता है, लेकिन ये क्या, भाभी ने दाहिने पैर की जगह बायां पैर रखा। सभी लोग भाभी की तरफ बहुत ही हैरानी के साथ देखने लगे और बुआ जी बहुत जोर से चिल्लाई, बेवकूफ हो क्या बहू, ये क्या कर दिया तुमने, सही और गलत क्या है नहीं जानती क्या तुम? बुआ को चीखता देख मेरी माँ उन्हें समझाने लगती है कि कोई बात नहीं, उसके लिए ये सब नया है। माँ भाभी से बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरा कलश लाते हैं, तुम दाहिने पैर से प्रवेश करना। शादी के कुछ दिन तक मेहमानों का आना जाना यूं ही लगा रहा। घर का माहौल बहुत खुशनुमा था। मेरी भी छुट्टी चल रही थी। माँ ने सोचा इसी बहाने कहीं घूम कर आते हैं और पिताजी से इजाजत मांगी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन सबके जिद करने के बाद हाँ कह दिया और हम लोग जगन्नाथ मंदिर जाने का प्लान करने लगे। वो जून का पहला हफ्ता था। हम लोग गया से रांची के लिए निकले थे। हम लगभग 5-6 घंटों में वहां पहुंच चुके थे। वहां हमने एक होटल में कमरा बुक करवाया। अब चूंकि शाम हो गई थी तो हम लोग खाना खाकर आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए।
लेकिन भाभी काफी शाम तक होटल की बालकनी के बाहर झांकती रही, न जाने किस सोच में डूबी हुई थी। अगले दिन हम मंदिर के लिए निकले। मंदिर के बाहर एक ज्योतिष बैठा हुआ लोगों का भविष्य देख रहा था। माँ ने सोचा, चलो अपने बच्चों का भविष्य जान लेती हूँ। ये सोचकर मेरी माँ उन ज्योतिष के पास गई। इससे पहले मेरी माँ उनसे कुछ कहती, ज्योतिष ने मेरे बड़े भाई कुणाल को देखा और अपने पास बुलाकर एकदम तेज आवाज में कहा, तेरे ऊपर विपदा आने वाली है। अपने विनाश के दिनों में तो कदम रख चुका है। मेरी माँ एकदम से बात सुनकर घबरा जाती हैं और कहती हैं, पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हो? अभी हाल ही में मेरे बेटे की शादी हुई है। आप इनके अच्छे भविष्य की कामना करें। तथास्तु, लेकिन जो किस्मत में होना है उसे कोई नहीं टाल सकता। पंडित जी की बात सुनकर हम बिना हाथ दिखाए ही अंदर मंदिर में चले आते हैं। सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम खाना खाने के लिए एक ढाबे पे रुकते हैं। अचानक एक बूढ़ी औरत पीछे से मेरी भाभी को पकड़ के उल्टा सीधा बोलने लगती है और गाली गलौज करती है। तभी एक ढाबे पे काम करने वाला लड़का उस औरत को वहां से भगा देता है और वो औरत इतना कहते हुए वहां से चली आती है, डायन, छोड़ दे इन लोगों को। शाम को जब हम वापस होटल आते हैं तो पिताजी सबसे पूछते हैं कि अब कल वापस चले या कहीं और घूमने जाना है। तो सभी लोग मना कर देते हैं, लेकिन तभी भाभी पापा से बोलती हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरे एक दूर की ताई जी का घर है। उनका फोन आया था। ताई जी को पता चला कि मैं रांची आई हूँ तो उन्होंने मुझे अपने साथ कुछ दिन रहने को बोला है। अगर आप इजाज़त दो तो मैं कुछ दिन कुणाल के साथ उनके घर हुआ हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कुणाल के काम का नुकसान होगा। इस पर भाभी उदास होते हुए कहती है, जी कोई बात नहीं, मैं ताई जी को मना कर देती हूँ। लेकिन मैं और दीदी ने पिताजी को बोला कि उन्हें जाने दें, नई नई शादी हुई है और काम तो जिंदगी भर होगा। माँ ने हमारी बात का समर्थन किया तो पापा ने कहा, ठीक है चले जाओ, लेकिन अपने साथ रोशनी यानी मुझे भी ले जाना। 2 दिन बाद हमारे घर पूजा थी, इसीलिए हमने 2 दिन बाद रांची आने का फैसला किया। 2 दिन बाद हम लोग भाभी की ताई के घर के लिए निकल जाते हैं। वो कोई 3 बजे के आसपास का समय रहा होगा जो हम लोग उनके घर के सामने एक ऑटो से उतरे। भाभी ने अपनी ताई को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद कोई अंदर था ही नहीं। तभी एक 9-10 साल का बच्चा भाग के आता है और हाफते हुए बोलता है, दीदी, अम्मा ने बोला है कि आप लोग अंदर बैठ जाओ, अभी आधा घंटा उनको आने में लग जाएगा। ताई जी कहाँ गई हैं? भाभी पूछती हैं, लेकिन वो लड़का बिना बताए जल्दी जल्दी भाग जाता है। भाभी मुझे और भैया को अंदर ले जाती है। गेट खोलते ही बाईं तरफ 2 आम के पेड़ हैं और बीच में एक कुआं है, और दाईं तरफ एक गौशाला है और चारों तरफ बांस के डंडों की बाउंड्री है, और बिल्कुल बीच में एक छोटा सा प्लास्टर हुआ एक घर है। घर में घुसते ही दाईं तरफ एक बड़ा सा कमरा और बाईं तरफ 2 कमरे बराबर बने हुए हैं। चटाई बिछाकर हम नीचे ही बैठ जाते हैं और भाभी पानी लेने रसोई में जाती हैं, जो कि घर के बाहर पेड़ के नीचे है। मैं उठकर इधर उधर देखने लगती हूँ। बरामदे में सामने की ओर एक खिड़की है, वहां खड़े होकर बहुत अच्छी सी हवा आ रही थी और मैं आंख बंद करके उस हवा को महसूस करती हूँ। जैसे ही मैं अपनी आंख धीरे से खोलती हूँ तो अचानक से एक भयानक सा चेहरा मेरे सामने आता है। मैं एकदम से चिल्लाती हूँ। भैया एकदम से खड़े हो जाते हैं और तभी मैं बेहोश हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे होश आता है तो मेरे पास मेरी माँ की उम्र की एक औरत बैठी होती है। वो शायद ताई जी होंगी। मुझे होश में आता देख वो भाभी और भैया को आवाज लगाती है। भैया को देख के मैं रोने लगती हूँ और घर वापस जाने को बोलती हूँ। तो ताई जी कहती है, अरे बेटा घबराओ मत, बस थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। ये गांव है ना, और तुम धूप में आए हो। वैद्य जी आए थे, बोले कल सुबह तक ठीक हो जाएगी तू। मुझे भी लगा कि मेरी वजह से भाभी भैया का प्लान बिगड़ जाएगा, इसीलिए मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। रात को सब लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। ताई जी उस बड़े कमरे में सोती थी जो दाईं तरफ था, और बाईं तरफ के पहले कमरे में मैं और दूसरे कमरे में
भैया भाभी थे और दोनों कमरों में ही खिड़की थी। रात को कोई 2 बजे होंगे कि अचानक से मेरी नींद टूटी और मुझे एक शोर सा सुनाई दिया जो कि बहुत ही हल्का था। मैंने शोर को अनदेखा कर बोतल में से पानी पीने के लिए बोतल को जैसे ही उठाया, एक मोटी सी छिपकली उसके पीछे से खिड़की की तरफ भागी। उसे देखकर मेरी चीख निकल पड़ी, लेकिन अच्छा हुआ कि कोई जागा नहीं। कुछ देर तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जब नींद की झपकी आने लगी तो ऐसा लगा जैसे वो शोर बराबर के कमरे से आ रहा हो। मैंने कान लगा के सुना तो अजीब सा शोर आ रहा था। 3 बजे वो शोर एकदम से बंद हो गया। मुझे लगा शायद भाई मोबाइल चला रहे हो, तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और अपने कमरे में सो गई। अगले दिन ताई जी हमें अपने खेत और पास के गांव में घुमाने के लिए ले गई और फिर दोपहर को वापस घर आकर हम खाना खाकर आराम करने लगे। शाम के कोई 7 बजे होंगे। सब खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भाभी कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने ताई जी से पूछा कि भाभी कहाँ है, तो ताई जी बोली अपने कमरे में होंगी। मैं वहां गई तो देखा वो सो रही हैं। पहले सोचा कि उठा दूं, खाना खाकर सो जाएंगी। फिर सोचा शायद थक गई होंगी इसलिए सो रही हैं। मैं अकेले ही वापस आ गई और खाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कोई कहीं नहीं गया, लेकिन भाभी जी आज भी पिछली रात की तरह शाम के समय सोई हुई थी। मैंने सोचा शायद तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है ना? भाभी थोड़ी चिढ़कर बोली, मुझे क्या होगा, ठीक हूं मैं, तुम अपना और अपने भैया का ध्यान रखो बस। उनका इस तरह से बोलना मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने इस बात को हंसी में टाल दिया। 3-4 दिन हो गए थे। भाभी रोज सुबह बिल्कुल ठीक उठती और दोपहर में सोने के बाद सीधे रात को ही उठती। कभी भैया ने भी इस बात पे गौर नहीं किया और ना ही ताई जी को कोई मतलब था, लेकिन अगर मैं सुबह जरा भी देर तक सोती तो एकदम से आवाज लगा देती थी। अब मैं उब चुकी थी। मैंने भैया को घर चलने के लिए बोला तो भैया ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर टहलने चले गए। भैया पहले से कमजोर और चिड़चिड़े हो रहे थे। रोज रात उनके कमरे में से एक अजीब तरह का शोर आता। रोज भाभी देर शाम तक सोती। वो शोर ऐसा लगता था जैसे किसी अजीब से जानवर का हो या फिर किसी और चीज का। एक रात मेरी आंख रात के 12 बजे खुली। वो शोर अब भी आ रहा था। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो यही कोई 4 औरत एक चारपाई को चारों कोनों से पकड़े हुए एक सीध में कहीं जा रही थी और उनकी कमर पे अजीब तरह की माला बंधी हुई थी, जैसे आदिवासियों के होती है। मैंने कुछ देर देखा तो वो गायब हो गई, लेकिन शोर अब भी आ रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गई कि रोज रात को इस जगह पर आखिर होता क्या है। अगली सुबह मैंने ताई जी से पूछना चाहा कि रात को आपके सामने वाले खेतों में कुछ लोग क्यों आते हैं। ताई जी ये सुनकर थोड़ा सहम गई और मेरी बात को अनसुना करके गाय को चारा डालने चली गई। भाभी भी वहीं खड़ी थी। वो गुस्से में मुझसे बोली, रोशनी तुम रात भर सोती नहीं हो क्या, जो ये सब सवाल पूछ रही हो? मैंने उनका कोई उत्तर नहीं दिया और अंदर भैया के पास चली गई। अंदर जाकर देखा तो भैया खुद से ही बात कर रहे थे। मैंने उनका ध्यान भटकाया, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। मेरी आंखों में से आंसू आने लगे और मैं घर से बाहर चली गई। मैं ऐसे ही इधर उधर टहलने लगी। आसपास का नजारा देखते देखते मैं घर के पीछे चली गई और वहां जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। घर के पीछे एक मिट्टी के बर्तन में एक अंडा, नींबू और सिंदूर था और वो भी भैया की शर्ट के ऊपर रखा हुआ था। ये सब कुछ समझते हुए मुझे ज्यादा देर नहीं लगी कि मैं भैया के पास भाग कर गई। लेकिन ये क्या, भैया जोर जोर से रो रहे थे और भाभी वहीं उनके पास बैठी उनको देख रही थी। मैं गुस्से में कमरे में गई और भाभी पे झुंझलाई, भैया इतना क्यों रो रहे हो, आप इन्हें चुप क्यों नहीं करवा रही हो? भाभी बिना कुछ बोले बाहर चली गई। मुझे उनका ये रवैया समझ में नहीं आया और मैंने मम्मी को फोन करने के लिए भैया का फोन ढूंढने लगी। फोन वहीं पास में रखा था। मैंने मम्मी को फोन पे सारी बात बताई और उनसे हमें यहाँ से ले जाने के लिए कहा। माँ और पिताजी अगले दिन ही ताई जी के घर आ गए। माँ ने
भाभी से भैया की तबीयत के बारे में पूछा कि ये सब क्या हुआ, कुणाल कैसा है, तुमने हमें फोन करके बताया क्यों नहीं, और रोशनी इतना रो क्यों रही है। ये सब सुनकर भाभी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने माँ को जवाब दिया, मैंने सोचा कि आप लोग बेकार परेशान होंगे, इसे बुखार था, हमने वैद्य को दिखाया था, वो बोले जगह बदलने की वजह से हुआ है। पापा बीच में ही भाभी को रोकते हुए बोले, अगर जगह रास नहीं आई तो इतने दिन यहाँ पे क्यों रुके हो। मैंने भी पापा की बात का समर्थन करते हुए बोला, हाँ पापा मुझे भी बुखार आया था और मैंने चलने के लिए बोला भी था, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी ऐसा कहकर मैंने मन भी बना लिया। मुझे लगा शायद जगह की वजह से तबीयत खराब हुई है, लेकिन भैया को देख के नहीं लगता कि इनको बुखार है। ताई जी सबके लिए चाय नाश्ता लाती हैं और सबका ध्यान इन बातों से हटाती हैं। थोड़ी बहुत देर में मैं मम्मी को अकेला पाता देख सारी बात मम्मी को बताती हूँ कि पहले दिन ही यहाँ आते ही मैंने क्या देखा। रोज रात को एक ही शोर और घर के पीछे वो सामान और शर्ट। मम्मी थोड़ा घबरा गई, लेकिन ये बात पापा को बताने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि हम कल ही कुणाल को लेकर घर चले जाएंगे और अगले दिन जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी भाभी आकर बोलती हैं, मम्मी जी कुणाल मना कर रहे हैं वापस घर जाने से। ये सुनकर सब लोग भाभी को घूरने लगते हैं। मम्मी भैया के पास जाकर उनसे पूछती हैं, क्या हुआ, मना क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, और मुझे लगता है यहाँ जितने दिन रहोगे बीमार हो जाओगे। रोशनी ने सब बताया, कैसी हरकतें कर रहे थे तुम। भैया मम्मी की बात का कोई जवाब नहीं देते, बस मुंह फेर लेते हैं। पापा भी भाई को बहुत कहते हैं, लेकिन भैया नहीं मानते और वहीं रहने की जिद करते हैं। ताई जी पापा से कहती हैं, अरे भाई साहब आप फिक्र मत करो, कुणाल ठीक हो जाएगा, आप भी कुछ दिन यहाँ रुक जाओ और फिर चले आना। लेकिन पापा किसी की एक नहीं सुनते और वो एम्बुलेंस बुलवा चुके होते हैं और फिर हम अपने घर आ जाते हैं। भैया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और वहाँ उनके हर तरह के टेस्ट होते हैं। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। डॉक्टर ने बस इतना कहा कि बुखार इनके दिमाग पे चढ़ गया है। लेकिन दिन पर दिन भैया और भी ज्यादा कमजोर होने लगे। हमने 2-3 डॉक्टर बदले, लेकिन कोई भी ठीक ठाक नहीं बता पाया कि आखिर बीमारी क्या है। हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, इसीलिए 1 महीने बाद हम भैया को घर ले आए और घर पे ही दवाई दी जाने लगी, लेकिन असर कुछ नहीं था। भैया की आंखें बिल्कुल अंदर चली गई और शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया। जब कोई रिश्तेदार उनको देखने आता तो भैया को पहचान ही नहीं पाता। मम्मी के मन में ताई जी के घर की बातें आ रही थी, लेकिन हमारे पापा इन बातों पर ना तो यकीन करते थे और ना ही हमारे मुंह से ऐसी बातें सुन सकते थे। पापा शुरू से ही काफी सख्त स्वभाव के थे और अगर इस बारे में उनसे कुछ कहते तो वो उल्टा हम सबको ही डांट देते, क्योंकि बाहर जाने की जिद हमारी ही थी। घर आने के 2-3 दिन बाद बुआ जी भैया को देखने आती हैं और उनके आश्चर्य की हद नहीं रहती। पूरे घर को वो सिर पर उठा लेती हैं और रोते हुए कहती हैं, मेरे बच्चे को क्या कर दिया, ये कैसा था, क्या कर दिया इसे, क्या हो गया बेटा तुझे। मम्मी और मेरी बहन उन्हें शांत कराती हैं और उनको बाहर बरामदे में लेके जाती हैं। उसी दिन शाम को मेरी मम्मी बुआ जी को सारी बात बताती हैं कि ताई जी के घर भैया के साथ क्या क्या हुआ। बुआ जी भी बहुत नाराज होती हैं, लेकिन वो मम्मी को आश्वासन देती हैं कि आप फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन दोपहर में बुआ जी अपने साथ एक गुरुजी को लेकर आती हैं जो कि सिद्धि प्राप्त थे। बुआ जी गुरुजी को भैया के कमरे में लेकर जाती हैं, लेकिन वहां बैठी भाभी गुरुजी को देखकर गुस्से भरी नजरों से बाहर आ जाती हैं। हम सभी उनके इस रवैये को देखकर समझ रहे थे कि गुरुजी का यहाँ आना भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुरुजी भैया के पास बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और एकदम खड़े हो जाते हैं। गुरुजी बहुत तेज चाल से बाहर की तरफ निकलते हैं और उनको इस तरह जाता देख मम्मी और बुआ उनके पीछे पीछे जाते हैं। गुरुजी का पीछा करते हुए हम देखते हैं कि वो हमारे घर के पीछे बगीचे में गए और जमीन से एक पत्थर हटाते हैं। वो पत्थर बहुत अजीब सा था, जैसे कोई रत्न हो। गुरुजी वो पत्थर हटाकर 6 लोहे की कील निकाल के देते हैं और पूछते हैं, घर में कितने सदस्य हैं। मम्मी जवाब देती हैं, 7। गुरुजी कहते हैं, मैं भी जा रहा हूं, कल सुबह आऊंगा।
इसके बाद वो मम्मी को 7 अभिमंत्रित धागे देते हैं और कहते हैं ये सबके हाथ में बांध दो। गुरुजी के जाने के बाद ही भाभी एक सूटकेस लेकर बरामदे में आती हैं और बोलती हैं, मम्मी जी मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। ये सुनकर हम सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं। अचानक कैसे और अकेले? मम्मी जी भाभी से कहती हैं, ये कोई समय है जाने का? तुम्हें पता है ना कुणाल को तुम्हारी जरूरत है और तुम मायके जा रही हो। तो और क्या मम्मी जी, इस घर में क्या हो रहा है मुझे कोई बताता ही नहीं है। तभी बुआ जी गुस्से से बोलती हैं, तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है। मम्मी और मैं बुआ जी को चुप कराते हैं, लेकिन बुआ हमारी नहीं सुनती और भाभी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती हैं। आज मुझे बोलने दो। जब से ये लड़की आई है तब से कुणाल की तबीयत खराब है। अपशगुन है ये लड़की। मुझे तो ये रिश्ता शुरू से ही नहीं पसंद था, लेकिन क्या करें, भैया की आगे सुनता कौन है। इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद भाभी रो पड़ती हैं और तभी पापा भी आ जाते हैं और भाभी को रोता देख पूछते हैं कि क्या हुआ, ये क्या ड्रामा चल रहा है। पापा भाभी से पूछते हैं, तुम क्यों रो रही हो और ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? भाभी रोते हुए बताती हैं, ये सब लोग मुझे मनहूस समझते हैं। बुआ जी को लगता है कुणाल की तबीयत मेरी वजह से खराब है। पापा बुआ जी को गुस्से से घूरते हैं और भाभी को अंदर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन भाभी जिद करके बैठी थी कि वो नहीं रुकेंगी। बुआ जी अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन पिताजी उनकी कुछ नहीं सुनते और भाभी को समझाकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर भाभी नहीं रुकती और कहती हैं, अगर मैं मनहूस हूं तो इस घर में मेरा कोई काम नहीं, और गुस्से में सूटकेस उठाकर चली जाती हैं। भाभी के जाते ही पापा गुस्से में अपने कमरे में चले आते हैं। रात में मम्मी पापा के लिए खाना लेकर आती हैं और उन्हें सारी बात बताने का फैसला करती हैं। मम्मी पिताजी को ताई जी के घर की सारी बात विस्तार से बताती हैं, लेकिन पिताजी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और बोलते हैं, आज के ज़माने में ऐसी बात कौन मानता है, और अगर ऐसा कुछ है तो सुधा का इसमें क्या दोष है, और तुम उसे बातें क्यों सुना रहे थे? मम्मी जी उनका जवाब देती हैं, यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कुणाल तो उसका पति है, फिर वो, अगर तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है तो उस बेचारी सुधा पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? वो बिन माँ बाप की लड़की ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना कहकर पापा सोने के लिए लेट जाते हैं और माँ इसके बाद कुछ नहीं बोल पाती। अगले दिन गुरुजी घर में आते हैं और एक अजीब सा डर उनके चेहरे पे होता है। वो मम्मी से कहते हैं, तुमने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी पापा ऑफिस जाने के लिए कमरे से निकलते हैं। गुरुजी को देखकर वो मम्मी और बुआ जी को संदेह भरी आंखों से देखकर ऑफिस चले जाते हैं। गुरुजी घर में बने एक छोटे से मंदिर में जाते हैं और वहां से कुछ केसर उठाते हैं और उसे कुणाल भैया के बिस्तर पर डाल देते हैं। कुछ ही पल में पूरा बिस्तर काला हो जाता है। ये देखकर मम्मी और हम लोग सुन्न रह जाते हैं। गुरुजी मम्मी को बताते हैं, कोई तो है जो तुम्हारे बेटे को जान से मारना चाहता है, या यूं कहें तुम्हारे बेटे की बलि देना चाहता है। ये सुनकर मम्मी रोने लगती हैं। बुआ जी कुछ बोलने की हालत में नहीं होती और मम्मी जी रोते हुए गुरुजी से पूछती हैं, ऐसा कौन करेगा? मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है किसी का? ये कोई साधारण बलि नहीं है और ये किसी साधारण कार्य के लिए दे भी नहीं जा रही, और ना ही ये कोई साधारण व्यक्ति कर रहा है। गुरुजी ये तो बताएं इन सब के पीछे है कौन और अपने बेटे को कैसे बचाया जाए? बुआ जी पूछती हैं। इसके पीछे कौन है ये बताना सरल नहीं है, और कुणाल को बचाना तो नामुमकिन है। इसमें कोई अघोरी ही आपकी मदद कर सकता है। प्रेतशिला पहाड़ पर एक अघोरी रहता है, वहां पिंडदान होता है। आपको उस अघोरी से कुछ मदद मिलेगी। प्रेतशिला पहाड़ पर घने पेड़ों के बीच उसकी कुटिया है। अब तो वही आपकी मदद कर सकता है। मम्मी और बुआ जी बिना देरी किए अगली सुबह प्रेतशिला पहाड़ के उस अघोरी के पास चले जाते हैं। जाते समय मम्मी और बुआ जी शिव मंदिर के दर्शन करते हैं और वहीं एक पुजारी से अघोरी का पता पूछते हैं। रास्ता काफी थकान भरा था, भरी धूप, कहीं कहीं कोई पेड़ दिखता तो वहीं पर आराम कर लेते। दोपहर 3 बजे तक बुआ और मम्मी पहुंचे उनकी कुटिया के पास। वहां 4 लड़के बैठे थे और कुछ सफाई कर रहे थे। उनमें से एक लड़के से मम्मी और बुआ जी अघोरी बाबा के बारे में पूछती हैं
तो उन्होंने कुछ देर इंतजार करने को कहा। वे सूरज ढलने तक वहीं बैठे इंतजार करते रहे। तभी उनमें से एक लड़का अंदर गया और एक लोटे में पानी लेकर मम्मी और बुआ जी के पास आया और उन्हें पैर धोकर कुटिया के अंदर आने को बोला। जब वो कुटिया के अंदर गई तो वहां धुनी की बहुत महक आ रही थी और हल्का सा धुआं था। अघोरी चेहरे से बहुत ही कठोर स्वभाव के लग रहे थे। अघोरी ने अपने सामने एक चटाई पर बैठने को कहा। मम्मी के कुछ बोलने से पहले ही अघोरी ने बोलना शुरू कर दिया, वो डायन तुम सबको मार देगी। ये सुनकर मम्मी जी रोने लगती हैं और अघोरी अपनी बात को पूरा करते हुए बोलता है, तुम्हारा लड़का उसका शिकार है और उसी को मारकर उसको सिद्धि मिलेगी। अघोरी मम्मी को एक विभूति देते हुए कहता है, इसे अपने माथे से कभी मत हटाना। अघोरी एक मिट्टी के बर्तन में पानी देता है और उसे कुणाल भैया को पिलाने को बोलता है। अघोरी मम्मी और बुआ जी को अमावस्या की रात को आने को बोलता है। भैया की हालत इधर बहुत खराब थी। ना तो वो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही होश में थे। उनको ग्लूकोज की बोतलें और इंजेक्शन दिए जा रहे थे। रात करीब 9 बजे के आसपास मम्मी और बुआ जी आते हैं और सीधे कुणाल भैया के कमरे में जाकर उनको मिट्टी के बर्तन का पानी पिलाते हैं जिसे अघोरी ने दिया था। पानी की एक दो बूंद भैया के मुंह में जाते ही भैया धीरे धीरे आंख खोलने लगते हैं। ऐसा चमत्कार देख हमें लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया को होश में आता देख मम्मी उनसे चिपटकर रोने लगती हैं। भैया के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, माँ। बुआ जी भैया को और पानी पिलाती हैं। तभी भैया बोलते हैं, बचा लो माँ, सुधा मार डालेगी मुझे। ये सुनकर हमारे होश खो जाते हैं कि इन सब में उन्हीं का हाथ निकला। मुझे तो शक था कि भाभी का रवैया कुछ ठीक नहीं है हमारे लिए, लेकिन भैया ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने उनके साथ ऐसा किया। भैया मम्मी को बताते हैं कि किस तरह सुधा भाभी ने उनका ये हाल किया। ताई जी के घर पहली रात को सुधा ने शिव मंदिर का प्रसाद कहकर एक लड्डू खिलाया और फिर थोड़ी देर में मैं सो गया। जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक नदी के किनारे रेत पे पड़ा हुआ पाया। मुझे एक उल्टी चारपाई पे लेटा रखा था और 4 औरतें मेरे चारों ओर घूम रही थी। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। मैं उठ ही नहीं पाया। उन 4 औरतों को जब मैंने पहचानने की कोशिश की तो उनमें से एक औरत सुधा थी। वो औरतें कुछ मंत्र पढ़ रही थी और मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उनकी आवाज सुनते सुनते मेरा सिर दर्द से फट रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के वहां से आ सकूं। अगले दिन जब सुबह मैं उठा तो मुझे ये सब याद आने लगा, लेकिन मुझे लगा कि ये सब बुरा सपना था। लेकिन नहीं, ये मेरे साथ हर रोज होने लगा। जितने दिन हम लोग ताई जी के घर पे रहे ये सब रोज होता। मैंने जब भी चाहा कि सुधा से इस बारे में बात करूं, लेकिन पता नहीं कैसे अगले दिन मैं कुछ कह ही नहीं पाता था। मुझे रोज एक नदी के किनारे पर ले जाते थे वो लोग। मुझे बांधा नहीं गया था, फिर भी ऐसा लगता था कि मेरा शरीर बंधा हुआ है। एक दिन मेरे अपने बिस्तर के सिरहाने पर मुझे अजीब सी महक आ रही थी। मैंने नीचे झांक कर देखा तो वहां एक मांस का टुकड़ा पड़ा था। मैंने ताई जी को बताया तो उन्होंने वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया, लेकिन अगले 2 दिन भी फिर उतना और उससे बड़ा वैसे ही मांस का टुकड़ा मेरे बेड के नीचे था। ताई जी ने फिर फेंक दिया और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये सब सुनकर हमारे होश उड़ गए कि भैया के साथ इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं हुई। सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, सुधा भाभी ने ऐसा क्यों किया। सभी को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। बुआ जी ने सुधा भाभी को सभी सवालों का जवाब जानने के लिए फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। शाम को जब पापा घर आए तो हम उन्हें भैया की बताई सारी बात बता दी, लेकिन पापा का दिमाग इन सब बातों पर यकीन ना करने को कह रहा था। पापा तुरंत भैया के पास गए और उनसे पूछा कि ये सब क्या कह रहे हैं। भैया ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये सब देखकर पापा के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई।
उन्होंने तुरंत भाभी को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। फिर पापा अगले दिन भाभी के घर जाने के लिए निकलते हैं। पापा ऑफिस से छुट्टी लेकर अगले दिन सुबह सुबह भाभी के घर के लिए निकलते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां ताला लगा था। पापा उनके पड़ोसियों से पूछते हैं तो उन्होंने कहा, सुधा तो बहुत दिनों से यहाँ आई ही नहीं है और घर पर तो बहुत दिनों से ताला लगा है। भाभी के बारे में जब कुछ पता नहीं लगा तो पापा घर आ गए। उन्होंने सारी बातें हमें बताई। अब सभी को बस अमावस्या की रात का इंतजार था। अमावस्या को भी एक हफ्ता था। एक एक दिन भारी हो रहा था। दिल में बेचैनी रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, अघोरी बाबा अब क्या बताएंगे। ये सब बातें सबके दिमाग में रहती थी। 2 दिन बाद मेरी बड़ी बहन और भाई गौरव दिल्ली से आने वाले थे। वो दोनों वहां डीयू में पढ़ने के लिए गए थे। जब उन्हें भैया की हालत में बताया तो उन्होंने घर आने का सोचा, लेकिन पापा ने मना कर दिया। लेकिन उन दोनों ने पापा को बिना बताए आने का फैसला कर लिया। 2 दिन भी बस चिंता में निकल गए और फिर तीसरे दिन सुबह ही दीदी और गौरव घर आ गए। मम्मी उनको देख के रोने लगी। हम सभी का दिल भर आया। कुछ दिन पहले तक कितनी खुशियां थी और आज अचानक से ये सब। पापा ने दीदी से कहा, तुम लोगों को मना किया था घर आने के लिए, तुम लोगों की पढ़ाई का नुकसान होगा, यहाँ माहौल भी ठीक नहीं है। बुआ जी दीदी और भैया का साथ देते हुए बोलते हैं, भैया बच्चे को मैंने ही बुलाया है, कुणाल याद कर रहा था इन्हें। इस बात पर पापा ज्यादा कुछ नहीं बोलते और नाश्ता करके ऑफिस चले आते हैं। दिव्या दीदी और गौरव भैया ने जब भैया को देखा तो वो हैरान रह गए भैया को देखकर, लेकिन शायद ये सब किस्मत में था। सुधा भाभी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो अनाथ थी और उनके जानने वालों या उनके रिश्तेदारों को भी हम नहीं जानते थे, और जिन्हें जानते थे उनसे पता किया तो वो भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। गुरुजी और अघोरी की बात बार बार दिमाग में आती थी कि क्या सच में भैया के पास अब कम वक्त था। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। आपको ये कहानी यहाँ तक कैसी लगी कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का अगला भाग 2 दिन के अंदर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इस कहानी के लिए एम करते हैं 350 लाइक्स के लिए। होप आप इसे बहुत जल्द पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय।